नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में हम टेंस को और आगे जानेंगे और ये कक्षा जो है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद करना और क्रिया की सही फॉर्म भरने के लिए क्या क्या टिप्स हैं उनको भी साथ में जानते हैं। और मेरी जो अलग अलग कक्षाएं होती है, मैं गणित की कक्षा 10 के लिए भी लेता हूं, कक्षा 10 के लिए विज्ञान की भी कक्षा होती है, इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स की भी क्लासेस होती है और क्लास 12 के लिए जो ग्रामर है उसकी भी क्लासें हो रही है। तो इस क्रम में इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास रहती है इसमें हम जो है वो अभी टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो जैसे कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यू शब्द का अर्थ होता है जारी रहना। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस से मतलब है कि जो घटनाएं सतत है, जो कार्य सतत हैं, जो जारी हैं, लगातार चल रहे हैं। तो वाक्यों की पहचान की बात करें तो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर रहे हो आदि आते हैं। ठीक है। और इस टेंस को हम क्या कहते हैं, वास्तविक वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में जारी रहने वाले कार्यों के वर्णन में किया जाता है जो वर्तमान में जारी है, और इससे वास्तविक वर्तमान काल भी कहा जाता है, क्योंकि हकीकत में कार्य जो है वो वर्तमान में इसी टेंस में हो रहे होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हो कि मोहन एक पाठ पढ़ रहा है, इट मीन्स ये कार्य अभी इसी समय जारी है। ठीक है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की श्रेणी में रखते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों की पहचान के बाद तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि मैं प्रत्येक टेंस को शुरू करने से पहले उसकी एक स्लाइड आपके सामने रखूंगा। तो आप अपनी नोटबुक में जो है वो इसे जरूर नोट करें, बिल्कुल इसी तरीके से। और इस प्रकार के 12 स्लाइड हैं जो आप जब नोट कर लेंगे तो उसमें आपके पास जो है सभी प्रकार की सूचनाएं टेंस के बारे में संकलित हो जाएगी, और बीच बीच में मैं वाक्यों की ट्रांसलेशन करना भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस में सबसे पहले आप देखें एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद इच एम आर के रूप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाई जाती है, ING, और फिर कर्म होगा, और उसके बाद जो है वो ETC यानी एटसेट्रा जो भी है। तो यहाँ से आप भली भांति याद कर लें कि एक वचन कर्ता होता है, जैसे और या फिर नाम होता है किसी का, या फिर ही सी इट हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और बहुवचन के साथ जो है वो या फिर UVD के साथ जो है वो आर का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें भली भांति आप याद कर लें अच्छी तरह, और बहुत नॉर्मल सी बात है। बहुत सारी बातें तो इनमें से पहले से आपको आती ही है। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें नोट लगा दिया जाता है, तो यही वाक्य किसमें बदल जाएगा, निगेटिव में बदल जाएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य यानी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को जब हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इच एम आर को जब हम कर्ता से पहले लिख देते हैं, तो यही वाक्य जो एफर्मेटिव होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया जाता है। और फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद इंटेरोगेटिव निगेटिव होता है, उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, बाकी वाक्य बिल्कुल इसी तरह होता है। फिर जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं यानी WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई से बनते हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर इसमें इज एम आर रहेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट। यानी आप देखें कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जो यहाँ से ये कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल जो इसका जो सूत्र होता है बिल्कुल यही होता है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होता है। तो इनको आप अच्छी तरह लिख करके और अपनी कॉपी में नोट कर लें और याद भी करें इनको अच्छी तरह। तो ये स्लाइड पहले ज़रूर आप नोट करें। अब इस टेंस की जो ये कुछ चीज़ें जानने के बाद अब हम इसके कुछ एडवर्ब्स हैं उन पर चलते हैं। तो इस टेंस के जो एडवर्ब्स होते हैं वो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेंस में जो एडवर्ब हैं, क्रिया विशेषण जो होते हैं वो नाउ, स्टिल, टुडे, नाउअडेज, दीज डेज, जिनके हिंदी अर्थ भी साथ में यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आप जरूर साथ में नोट करें
क्योंकि जब हम करेक्ट फॉर्म वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे या वाक्य में सही क्रिया की फॉर्म भरना सीखेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए जो है वो बहुत आधारभूत रहेगी। इनके बिना हम आगे की चीज़ें जो है वो करेक्ट फॉर्म की नहीं सीख पाएंगे। तो इनको आप अच्छी तरह नोट कर लें और इनको लर्न भी कर लें, क्योंकि एडवर्ब्स जो होते हैं वो टेंस के पर्टिकुलर होते हैं, वो अलग अलग टेंस में अलग अलग होते हैं। उनको क्लासीफाई करना या उनको अलग अलग याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है बच्चों, ये चीज़ें प्रारंभिक जानने के बाद अब हम वाक्यों की ट्रांसलेशन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, कुछ वाक्य हमारे सामने हैं, तो हम देखते हैं कि देखिए इस वाक्य के अंत में आ रहा है रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ रहे हो, रहा है, यहाँ भी रहा है, रही है, रहे हैं। तो देखिए ये सभी वाक्य जो है वो इसी टेंस के हैं, क्योंकि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आते हैं। तो ये आपको पहचान हो जानी चाहिए अच्छी तरह। और साथ में आप देखें कि सबसे पहले जब वाक्य को आप ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में बदलें, तो कर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले आप कर्ता को पहचानें। तो यहाँ जैसे ये वाक्य है कि मैं एक पाठ पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कार्य को करने वाला यानी पाठ को पढ़ने वाला मैं हो गया। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट देखिए, ये सूत्र आपके सामने है। बिल्कुल हम चीज़ों को इसी के अनुरूप भरेंगे और इस MR का प्रयोग इसके अनुरूप करेंगे। ये आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि मैं, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और हम जानते हैं कि आई के साथ देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, एम का। तो आई के साथ आएगा एम, और फिर आप देख रहे हैं कि इसमें क्रिया जो है पढ़ना हो गया, पढ़ रहा हूँ यानी क्रिया पढ़ना हो गया। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें ING लगा देंगे। तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो रीड में हम क्या करेंगे, ING लगा देंगे। तो ये बन गया आई एम रीडिंग। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो वो कर्म हो जाएगा। तो एक पाठ पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग अ लेसन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सूत्र के अनुसार वाक्यों को बहुत आसानी से जो है वो ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरा जो वाक्य है कि तुम एक प्रश्न हल कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए कर्ता हो गया यू, तो सबसे पहले आएगा यू, और यू के साथ आप जानते हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यू के साथ आर लगेगा, यू आर। और फिर देखना है इसमें वर्ब जो है हल करना, यानी हल कर रहे हो ना, तो हल करना हो गया। तो हल करना जो होता है वो उसकी इंग्लिश होती है SOLVE होती है बच्चों। तो जिस वर्ब के अंत में ई होती है, ई हटा करके क्या लगा देते हैं, ING। तो यू आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन, ठीक है, एक प्रश्न हल कर रहे हो, तो इसमें हो जाएगा यू आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जब आपका ये वाक्य ट्रांसलेट हुआ। फिर ये कि वह गांव जा रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कर्ता हो गया वह, यानी पुरुष हो गया वह, तो ही आ जाएगा कर्ता के रूप में। और फिर देखिए ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो ही इज। और फिर देखो इसमें क्रिया होगी जा रहा है, यानी जाना होगी, तो गो है इसमें, और गो में लग जाएगी ING। तो ही इज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है, तो उसके आगे हम स्थान से पहले क्या लगा देते हैं, टू। तो ही इज गोइंग टू विलेज, ठीक है, गांव को इंग्लिश में कहते हैं विलेज। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। फिर देखिए यहाँ पर एक मोहन उत्तर लिख रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन हो गया, कार्य को करने वाला। और आप जानते हैं कि मोहन किसी का नाम है, तो नाम के साथ इज लगता है, तो मोहन इज। और देखिए लिखना की जो मीनिंग होता है, क्रिया होती है, वो होती है राइट, और राइट में यहाँ पर ई होता है, तो ई हटा के हम क्या लगा देते हैं, ING। तो जिस क्रिया के अंत में ई होता है, ई हटा करके ING लगा देते हैं। तो मोहन इज राइटिंग, अब वो क्या लिख रहा है, एक उत्तर लिख रहा है, तो मोहन इज राइटिंग एन आंसर, ठीक है। तो चूंकि आंसर ए से शुरू होता है, तो वोवल से शुरू होता है, उनके आगे एन लगाते हैं। तो मोहन इज राइटिंग एन आंसर। ये छोटी छोटी सब बातें आप अच्छी तरह ध्यान रखें, और वाक्य का पहला अक्षर हमेशा बड़ा रखें। और वह, अब देखिए आगे वाला कि वह अब खाना पका रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पका रही है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी शी। और आप जानते हैं कि सी के साथ, यहाँ देखिए आप, सी के साथ जो है इज का प्रयोग होता है, तो सी इज। और देखो पकाना की इंग्लिश होती है कुक, तो कुक में हम लगा देंगे ING। तो सी इज कुकिंग, और क्या पका रही है वो,
खाना पका रही है, तो इसको हम कहते हैं फूड। तो शी इज कुकिंग फूड। और अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब है अब, तो हम अंत में यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ। हम चाहें तो जो है नाउ का प्रयोग जो है कुकिंग से पहले भी कर सकते हैं, शी इज नाउ कुकिंग फूड यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब सामान्य तौर पर तो वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन नाउ का प्रयोग वाक्य के अंत में ही किया जाता है। फिर देखें कि आगे जो वाक्य बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो बच्चे हो गया, तो हम क्या करेंगे द चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन, और देखिए बहुवचन है तो इसके साथ आर लगेगा, तो द चिल्ड्रन आर। और देखिए यहाँ पर वर्ब होगी खेलना, खेल रहे हैं ना, तो प्ले हो गया, और प्ले में हम क्या लगा देंगे ING। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब वो कहाँ खेल रहे हैं मैदान में, तो इन द ग्राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो वाक्यों को एफर्मेटिव सेंटेंस हमने सारे बदले हैं, तो इनको बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट करना बिल्कुल इस सूत्र के अनुरूप सीख सकते हैं। अब हम कुछ निगेटिव और बाकी वाक्यों पर चलते हैं। तो यहाँ बच्चों ये आपके पास है निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी कोई कार्य जो नहीं हो रहा है। तो जैसे पहला वाक्य आप देख रहे हैं कि वह आज नहीं आ रहा है, तो देखिए निगेटिव वाक्य बनाने के लिए बस जो एफर्मेटिव बनाए थे उसमें इतना ही करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या प्लेस कर देना है नॉट। तो यहाँ देखिए बिल्कुल वाक्य बाकी वैसा ही ट्रांसलेट होगा। तो यहाँ देखिए कि वह आज नहीं आ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया वह यानी पुलिंग हो गया ही, और ही के साथ हम प्रयोग करते हैं इज का, और फिर हम लगाएंगे नॉट तीसरे स्थान पर। आप देख रहे हैं कि ही इज नॉट, और देखिए आना की इंग्लिश होती है कम, तो COME होता है, तो ई जहां होता है अंत में वहां पर हटा करके क्या लगा देते हैं ING। तो ही इज नॉट कमिंग, और आज नहीं आ रहा है तो ये एडवर्ब होगी यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टुडे। तो ही इज नॉट कमिंग टुडे। देखिए कितने आसानी से वाक्य ट्रांसलेट हो सकते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप यानी यू हो गया, और यू के साथ हम लगाते हैं आर, तो यू आर, और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है तो यू आर नॉट। और देखो सुनना की इंग्लिश होती है लिसन, तो LISTEN, और इसमें हम जोड़ देंगे ING। तो यू आर नॉट लिसनिंग, और मेरी बात नहीं सुन रहे मतलब मुझे नहीं सुन रहे हैं, तो यू आर नॉट लिसनिंग मी। और फिर देखिए आगे का वाक्य है कि मैं इस समय पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना हो गया यहाँ पर वर्ब जो है, और करता हो गया I, और I के साथ हम लगाते हैं M, और इसके बाद क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, तो आई एम नॉट टीचिंग, और टीच मीन्स पढ़ाना होता है, इसमें हम जोड़ देंगे ING। तो आई एम नॉट टीचिंग, अब क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग ए लेसन। और इसके बाद देखिए इस समय आया ना इसमें, तो ये एडवर्ब हो गई, तो इस समय की इंग्लिश आप लगा सकते हैं नाउ, या एट दिस टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दें एट दिस टाइम। ठीक है, एट दिस टाइम, यानी ये हो जाएगा कि आई एम नॉट टीचिंग ए लेसन एट दिस टाइम। और फिर देख सकते हैं आप कि वह आजकल यहाँ नहीं रह रही है, तो यहाँ पर रही आ गया ना, तो इसका मतलब वह जो है वो शी हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ हो जाएगा सी, और सी के साथ हम लगाते हैं इज। और फिर देखिए रहना की इंग्लिश होती है, देखिए यहाँ पर निगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे पहले, तो सी इज नॉट। और लिव मिस रहना होता है, लिव में देखिए वी के बाद ई होता है, इसको हटा देते हैं, तो ING लगा देते हैं, तो सी इज नॉट लिविंग। और यहाँ यानी हियर, तो सी इज नॉट लिविंग हियर। और आजकल की इंग्लिश हम लिखेंगे दीज डेज। ठीक है, दीज डेज, तो ये एडवर्ब है यहाँ पर, ये आप अच्छी तरह इनको जो मैंने अभी आपको बताया था उनको आप लर्न करके रखें। तो देखिए इस प्रकार से निगेटिव वाक्यों को हम बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आप ये जो है इनके सूत्र आप अच्छी तरह याद रखिए, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह को अच्छी तरह पहचानिए। अब इंटरोगेटिव और कुछ अन्य वाक्यों पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये है आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की प्रकृति आप समझिए कि ये हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और इंग्लिश में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये इनकी पहचान आपको अच्छी तरह हो जानी चाहिए धीरे धीरे, और जब 12 टेंस पूरे करें तब तक आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए चीजें।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला वाक्य कि क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो चूंकि क्या से शुरू हो रहा है तो इंटरोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट इसमें आप देख रहे हैं वह, तो वह के अनुसार आप जानते हैं इज आएगा जो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो जो इज एम आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार ही तय होता है, तो हम पहले सब्जेक्ट ही देखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज, और फिर देखिए सब्जेक्ट आएगा इज ही, देखिए यहाँ पर इज, फिर ही, और फिर देखिए खेल रहा है मतलब प्ले हो गया तो उसमें आईएनजी लग जाएगी। तो इज ही प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रिकेट। तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएं आप। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या तुम कक्षा में शोर कर रहे हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि यू हो गया, तो यू के अनुसार आर लगता है जो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो आर यू, और देखिए शोर करना तो मैक ए नॉइज होता है, तो इसमें जो वर्ब है वो मैक को लेते हैं, या फिर नॉइज भी ले सकते हैं, लेकिन आप मैक लें ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आर यू मैक, और मैक में देखो MEKE होता है, तो ई हटा करके हम क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। तो आर यू मैकिंग अ नॉइज, और फिर आप देख सकते हैं कि कक्षा में शोर कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगेगा इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दें। तो आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। आगे का तीसरा वाक्य कि क्या मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूं, तो देखिए आप यहाँ पर क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो देखिए ये बन गया इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो जिसको हमें इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले चूंकि क्या मैं, तो इसमें करता मैं है, तो इसके अनुसार आई के अनुसार जो वो एम लगेगा, तो वो सबसे पहले हम लिखेंगे एम, और फिर हो जाएगा आई। तो देखिए यहाँ पर एम आई, और उसके बाद लगेगा नॉट, तो एम आई नॉट, और फिर देखिए वर्ब में ING लगती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछना हो गया, तो आस्क हो गया पूछना, और इसमें हम लगा देंगे ING। तो आई एम नॉट आस्किंग, और देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, देखिए इसमें एक ऑब्जेक्ट है आपसे और एक है नाम। तो देखिए पहले जो है वो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो व्यक्ति से संबंधित होता है वो आता है। तो आई एम नॉट आस्किंग, और आपसे मतलब यू हो गया, तो आई एम नॉट आस्किंग यू, और क्या पूछ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं है, नाम है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा नेम। तो आई एम आई नॉट आस्किंग यू नेम, ठीक है। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट हों तो पहले जो है व्यक्ति से संबंधित जो ऑब्जेक्ट होता है वो आता है, फिर उसके बाद दूसरा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या वे खेल में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट दे है, दे के अनुसार क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, और फिर देखिए दे, क्योंकि दे के अनुसार आ रहा है तो करता हो गया दे, तो आर दे नॉट, और देखिए यहाँ पर भाग लेना जो है वो इसकी इंग्लिश होती है टेक पार्ट। तो यहाँ पर देखिए टेक में TAKE होता है, ई हटा करके हम ING लगा देंगे। तो आर दे नॉट टेकिंग पार्ट, और फिर देख सकते हैं कि किस में भाग नहीं ले रहे हैं, खेल में, तो देखिए इसको बोलते हैं गेम्स। तो खेलों में भाग नहीं ले रहे हैं या खेल में भाग नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर गेम कर दें, और खेलों में आए तो आप उसमें गेम्स कर देंगे। तो आर दे नॉट टेकिंग पार्ट, और देखिए यहाँ पर खेलों में है, तो पहले इससे पहले हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे पहले, फिर लिखेंगे गेम, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं इन। तो आर दे नॉट टेकिंग पार्ट इन गेम, ठीक है। तो इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को भी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। ये यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, आप देख रहे हैं तथ्यात्मक प्रश्न, यानी तथ्यात्मक प्रश्न वे होते हैं जिनमें कोई तथ्यात्मक जानकारी पूछी होती है, यानी जो क्या से शुरू नहीं होते हैं, और कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनसे जो बनने वाले प्रश्न होते हैं, WH वर्ड प्रश्न जिनको अपने कहते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, जो जिनको हमने WH वर्ड कहते हैं। उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर क्रिया में ING आएगी, फिर कर्म आएगा, और फिर एटसेट्रा। तो इस प्रकार से इनको आप ट्रांसलेट करें
तो बहुत सुंदर वाक्य, आप ध्यान से देखें इनको। तो पहला वाक्य आप देख रहे हैं कि तुम अब क्या कर रहे हो। तो यहाँ देखिए बीच में क्या आ गया। तो अब यहाँ पर इसको जब बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के अनुसार देखिए क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या आ गया व्हाट। और फिर देखिए हेल्पिंग और बाई वो कर्ता के अनुसार आएगी, तो हमें कर्ता खोजना होगा। तो देखिए यहाँ पर है तुम, ये सब्जेक्ट हो गया, और तुम यानी यू हो गया, और यू के साथ क्या लगेगा आर। तो व्हाट आर यू। और देखिए फिर देखिए यहाँ पर जो वर्ब है, क्रिया जो है वो करना, तो यहाँ पर हो जाएगा डू, इसमें हम लगा देंगे ing। और फिर यहाँ देखिए अब, तो इसकी इंग्लिश होती है नाउ। तो इस प्रकार से पूरा वाक्य इस प्रकार बनेगा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, नहीं व्हाट आर यू डूइंग नाउ। बिल्कुल इस पैटर्न के अनुसार बनाए वाक्यों को, तो कोई मुश्किल आपको नहीं आने वाली। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा वाक्य जो है कि वह कहाँ जा रहा है। तो कहाँ की इंग्लिश जो है वो, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ गया, तो इसकी इंग्लिश होती है वेयर। और अब देखिए वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें पहले कर्ता चाहिए, तो वह इसमें पुलिंग हो गया, तो इसके लिए ही आता है, और ही के लिए यहाँ पर क्या आएगा इज, क्योंकि दूसरे नंबर पर इज एम और तीसरे पर सब्जेक्ट आएगा। तो वेयर इज ही। और देखिए जाना की इंग्लिश होती है गो, तो गो में क्या लग जाएगा ing। तो वेयर इज ही गोइंग, बस इतना ही वाक्य है ये, तो वेयर इज ही गोइंग। और फिर आप देख सकते हैं कि मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं। देखिए बच्चों कितने जो है वो जब गिनती वाले शब्द हों, यानी गिनी जा सकने वाली चीजें हैं ना बच्चे, तो इसके लिए हमेशा आता है हाउ मैनी। तो पहले हाउ मैनी लिखेंगे, और फिर हाउ मैनी का प्रयोग किसके लिए, बच्चों के लिए हुआ है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन। फिर देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन यानी प्लूरल हो गया। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से ये वाक्य आराम से बना सकते हो आप, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर आप देख सकते हैं आगे वाला वाक्य कि आपके पिताजी कब आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कब की इंग्लिश होती है वेयर, नहीं सॉरी व्हेन होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन। और फिर देखिए आपके पिताजी, तो यहाँ पर ऐसे शब्दों की इंग्लिश आप बनाना सीखें। आपकी की इंग्लिश हो गया यहाँ पर योर, और पिताजी यानी फादर हो गया, तो योर फादर जो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम लगाएंगे इज। तो व्हेन इज योर फादर। ठीक है, व्हेन इज योर फादर। और फिर देखिए यहाँ पर आना है ना, इसकी वर्ब जो है वो कम। तो कम में चूंकि COME होता है, तो ई हटा करके हम क्या लगाते हैं ing। तो यहाँ पर हो गया व्हेन इज योर फादर कमिंग। तो इतना ही वाक्य ये इस प्रकार से देखिए एक बिल्कुल पैटर्न के अनुसार बन रहे हैं हर वाक्य, व्हेन इज योर फादर कमिंग। फिर आप देख सकते हैं इसका जो ये वाक्य 5वां कक्षा में कौन खड़ा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया कौन, तो कौन की इंग्लिश होती है हु। तो साथ साथ में ये भी आप याद करते जाइए। तो हु मिस होता है कौन, और देखिए कौन सिंगुलर है यहाँ पर, तो हु इज। और देखिए यहाँ पर कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, सॉरी खड़ा नहीं है, तो कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीच। तो टीच में हम लगा देंगे ing। तो हु इज टीचिंग इन द क्लास, यानी कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, इन द क्लास। तो इस प्रकार से वाक्य बन सकता है ये बच्चों। मैंने यहाँ पर जो 2 मात्राएं लगा दी, सिंगुलर ही आएगी, यहाँ पर सिंगल आएगी क्योंकि कक्षा में कौन पढ़ा रहा है। फिर देखिए गली में कौन खड़ा है। देखिए बच्चों यहाँ पर रहा है, रही है, नहीं है ना, फिर भी ऐसे वाक्य जो होते हैं ना, खड़ा है, बैठा है, ये भी कंटिन्यूअस में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन खड़ा है, तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हु ही हो गया, तो हु इज। और यहाँ पर खड़े रहना की इंग्लिश होती है स्टैंड, और स्टैंड में हम लगा देंगे ing। तो हु इज स्टैंडिंग। और फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ खड़ा है, गली में, तो वो हो जाएगा इन द स्ट्रीट। ठीक है,
तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जब वो वाक्यों को कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को जब हम कितने आसानी से अच्छी तरह जो ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इनके एडवर्ब्स भी आप याद रखें अच्छी तरह। और इस वीडियो के अंत में मैं हमेशा आपके लिए 10 वाक्य देता हूं, तो आप उन वाक्यों को जरूर ट्रांसलेट करें। और जब हमारे 4 टेंसेज जो है प्रेजेंट के पूरे हो जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस में करेक्ट फॉर्म वर्ब्स की भी जो है एक एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें हम सभी 4 टेंसेज की करेक्ट फॉर्म अब अप्लाई करना सीखेंगे। पहले हम 4 की सीखेंगे, फिर पास्ट के 4 की सीखेंगे, और फिर फ्यूचर के 4 की सीखेंगे, और फिर हम जो एक साथ 12 टेंसेज के करेक्ट फॉर्म वर्ब्स को हम आसानी से भर पाएंगे और उनको एक साथ कर पाएंगे। तो ये है बच्चों आपके लिए गृह कार्य। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन वाक्यों को गौर से पढ़ेंगे, चूंकि ये सारे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही हैं, तो इसमें बिल्कुल इंडेफिनिट के वाक्य भी मैंने नहीं दिए आज आपके लिए। तो सारे वाक्य आप देख सकते हैं कि रहा है, रहे हैं, सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इनको पहले वाक्य को गौर से पढ़ें, फिर ये देखें कि अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंटरोगेटिव है, फिर उसके अनुसार जो है आप वाक्यों को उसी सूत्र के अनुरूप जो है वो ट्रांसलेट करें, और कोशिश करें कि जो है आपको फॉर्मूला जी वाक्य का वो याद हो जाना चाहिए, उसके अनुसार आप बदलें। और इज एम आर का सही प्रयोग करें, और आप याद भी कर लें कि इज का प्रयोग किसके साथ होता है, आर का किसके साथ होता है, एम का किसके साथ होता है। ये बिल्कुल आसान सी बात है, एक बार आप फिर यहाँ पर देख लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, एक वचन होता है, एक वचन कर्ता होता है, या फिर आप देख सकते हैं कि ही हो या शी हो या फिर इट हो या किसी का नाम हो, ठीक है। तो इन सभी के साथ क्या लगता है, इन सभी के साथ लगता है इज, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। और बहुवचन हो, ठीक है, और बहुवचन के साथ यू हो या वी हो और या फिर दे हो, तो इन सभी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो ये तो सामान्य सी बात है बिल्कुल। और फिर जो आप इनको सेंटेंसेस को जो है वो पहचान करके कि किस प्रकार का वाक्य है, तो उसी सूत्र के अनुसार उसी प्रकार से शब्दों को सही सूत्र के अनुसार लिखेंगे और गलती नहीं करेंगे, तो आपको ये पैटर्न याद भी हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये आप वाक्य जरूर करें, और इस प्रकार से एक एक करके हम सारे 12 टेंसेस को बहुत गौर से करेंगे। और ठीक है, आप इनको जो है वो आप करते जाइए साथ साथ में, क्योंकि एक बार यदि आप बीच में नहीं करेंगे तो फिर आपसे क्रम टूटने के बाद जो वो कार्य करना मुश्किल हो जाता है। और मैं कोशिश रखूंगा कि हर दूसरे दिन जो है वो इसके ट्रांसलेट करने के जो टेंसेज की वीडियो है मैं अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप जो क्रम से सीख सकें उनको, क्योंकि टेंस पूरा होने के बाद भी ग्रामर में बहुत सारा काम रह जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी ख़त्म करके, और चूँकि टेंस जो सब चीज़ों के आधार हैं तो ये पहले सीखने ज़रूरी हैं, लेकिन आप इनको प्रैक्टिस में बनाए रहिए और साथ साथ में लर्न करते जाइए। फिर मैं जैसे ही 4 टेंस हो जाएंगी पूरे, तो उनके करेक्ट फॉर्म वर्ब और उनके सामूहिक वाक्य में ट्रांसलेट करने के लिए आपको दिया करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा भी अगर वाक्य मिक्स आ जाएँ तो आप उनको कैसे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो लाइक ज़रूर करें। कल का वीडियो काफ़ी अच्छा जो आपने लाइक किया है, काफ़ी बच्चों ने जो इसको लाइक किया, हालांकि लाइक अपेक्षाकृत कम है, तो आप लाइक ज़रूर करें और उसको जो है वो कमेंट भी करें ज़रूर, और शेयर भी करें, ठीक है। और व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ आपके काम से। और भी ज़्यादा अपने दोस्तों को, परिचितों को भेजिए, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।